तो जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि जिसके अंदर हम दोबारा से आर्किटेक्चर का एक फॉर्मल डेफिनेशन के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू लेके फिर मज़ीद आर्किटेक्चर के टॉपिक्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कुछ यूएमएल डायग्राम्स हमने देखी, उसके अलावा हमने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का हमने जो है उसके बारे में देखा। मज़ीद अगर हम देखेंगे आगे जाके हम जो कुछ कंपोनेंट से रिलेटेड जो है वो ख़ास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो कंपोनेंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है आर्किटेक्चर की, वो क्या कह रही है कि द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, कि हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो आपके पास एक ओवरऑल जो इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसका एक फंडामेंटल, हम कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल डिज़ाइन हमें पेश कर रहा है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट हमें पेश कर रहा है जो कि एक बुनियाद बनती है जिसके तहत आगे जाके जो है वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन या सिस्टम की हम कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर जैसे हमने यूएमएल डायग्राम डिस्कस की, तो आर्किटेक्चर सिंपली यूएमएल डायग्राम्स का नाम भी नहीं है, मगर यहाँ पे जो यूएमएल डायग्राम्स है वो हमारे पास कहाँ हेल्प कर रही होती हैं कि जिसके अंदर हम डिफरेंट व्यू पॉइंट से जो है वो सिस्टम को देख सकें और उसके हवाले से हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो उसके हवाले से हम जो है वो आगे चल के क्रूचन्स 4+1 व्यू जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है कि जिसके अंदर हमने देखा कि हम ओवरऑल सिस्टम की एक जो सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगी, एक उसका फंडामेंटल डिज़ाइन पेश करना। ठीक है, और उसके अलावा हमने देखा कि ये क्या है, एम्बॉडीड इन इट्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि यहाँ पे ये जो ओवरऑल आर्किटेक्चर जो किसी भी सिस्टम का बनता है तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिल के बनता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे वो कंपोनेंट्स और साथ ही साथ क्या है कि देयर रिलेशनशिप्स टू ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास उनका जो वो जो कंपोनेंट्स हैं, अब उनका जो आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए हम देखें तो हमने कहा था कि आर्किटेक्चर इज़ अ बिग पिक्चर। ठीक है, ये हमारे पास एक बिग पिक्चर है, या फिर हम बॉक्सेस एंड एरोज जो है वो आप इसको जो है वो आम फहम ज़बान में समझने के लिए कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं और डिफरेंट बॉक्सेस आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हम एक हाई लेवल व्यू में हम देख रहे हैं, और वो जो बॉक्सेस एंड एरोज वाली जो हमारे पास चीज़ है तो वो किस इन्वायरमेंट में हम उसको लेकर चलाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो ज़रूरी हैं, और उसके अलावा हम कौन से प्रिंसिपल्स और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें इस चीज़ को भी ख्याल करना है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट की एवोल्यूशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए किस तरीके से हमें काम करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं, तो कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी है, और उसी के साथ ही साथ आपके पास जो जितने भी हम जो भी हम एलिमेंट्स जो भी एक सिस्टम में मौजूद होने चाहिए, उन एलिमेंट्स के फंक्शनैलिटी क्या होगी और किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो इस तरीके से जो पूरी बिग पिक्चर हम पेश कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरे सिस्टम की, और किस तरीके से ये वो जो बॉक्सेस एंड एरोज हैं मिलके एक पूरा जो है वो एक कोई ना कोई काम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए जो है वो एक डिज़ाइन डिसीजन जो है वो दे रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक आर्किटेक्ट को ये चीज़ समझनी है कि आपके पास जो है वो एक सिस्टम का पर्पस क्या है। जैसे कि हमने जो एनालिसिस मॉडलिंग और जो है हमने तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बात की, ठीक है, तो उसका जो मकसद था वो यही था कि हमारे पास हम चीज़ों को पहले हम एनालाइज करके ये चीज़ समझें कि एक सिस्टम वजूद में आ क्यों रहा है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, ताकि हम उसके हिसाब से जो है वो चीज़ों को बनाएं। और उसी के अलावा हमारे पास एक सिस्टम का पर्पस क्लियर होने के साथ ही साथ हम ये देखें कि एक सिस्टम की जो ऑडियंस है या उसके जो यूज़र्स हैं वो कौन कौन है। अब यहाँ पे ऑडियंस से मुराद हमारे पास तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। लेट सपोज हमारे पास जो आर्किटेक्चर हम जो है वो जो आर्किटेक्चर अप्रूव होगा वही आर्किटेक्चर आगे जाके जो है वो बुनियाद बनेगा सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, जिसके बिहाफ पे जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जाएगा। तो हर डेवलपर जो है वो उसी तरीके से जो है वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होगा जो जिस तरह से जो है वो हमने जिस तरह से आर्किटेक्ट ने जो है तमाम चीज़ें जो है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगर हम देखें तो यहाँ पे तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को, डुप्लीकेशन को और जो एडहॉक जो हमारा जो अननेसेसरी वर्क है उससे बचने के लिए हमारे पास जो है आर्किटेक्चर एक बड़ी ज़बरदस्त बुनियाद है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी देखनी है कि जो है उनको भी कंसिडरेशन में रखना है कि हमारे जो डेवलपर्स हैं या फिर हमारे पास जो ऑडियंस है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी महारत क्या है, वो किन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा उनकी फिजिबिलिटी कहाँ सही रहती है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए या फिर वो
हो सकता है कि वो जो डेवलपर्स हैं वो उनसे भी आप मशवरा करें कि हो सकता है कि वो किसी ओपन सोर्स या कोई दूसरी जो है वो टेक्नोलॉजी या किसी और चीज़ की मदद से जो है वो अपने काम को आसान बनाना चाहते हों। और इस तरीके से हमारे पास कुछ यूज़र्स भी हैं, तो यहाँ पे जो यूज़र्स हैं, कुछ यूज़र्स हो सकते हैं कि वो उनके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और कुछ यूज़र्स होंगे जिनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमारे पास जो यूज़र्स हैं उनकी भी नीड को हमें देखना है, हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको भी हमें देखना है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो डेवलपर्स हैं उनको भी देखना है। तो इन तमाम लोगों के जो है वो उनके नज़रिए से देख के, उनके व्यू पॉइंट को समझ के फिर आर्किटेक्ट जो है वो डिसीजन ले रहा होता है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिर इन तमाम स्टेक होल्डर्स को किस तरीके की क्वालिटीज़ चाहिए, किस तरीके का मयार चाहिए, उस हिसाब से जो है वो एक आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा होता है कि हमारे पास जो एक यूज़र है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं, ठीक है। और फिर उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो यूज़र है वो शायद कुछ चीज़ों से अननोन, उसको वो फौरी तौर पे जो है फ़ौरन बिहेवियर को देख रहा होता है, तो वो जो आपसे सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर की ही डिमांड कर रहा होता है उस टाइम पे, मगर उस चीज़ को उसको इल्म नहीं होता कि एक्सटर्नल बिहेवियर से ज़्यादा उस एक्सटर्नल बिहेवियर का जो मयार है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उसको उस तरीके का मयार नहीं देंगे जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहा है ख़ुद से, तो वो हो सकता है कि बाद में उसकी डिससेटिस्फेक्शन का जो है वो आप हमें सामना करना पड़े। तो हमें पहले से ही इस तमाम चीज़ों को जो है हमें जो है वो क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि हम जितनी भी जो भी उसको मयार चाहिए तो उसको क्वांटिफाई हमें करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर वो कहता है कि सिस्टम फास्ट हो तो फास्ट से क्या मुराद है, रिलायबल हो तो रिलायबल से क्या मुराद है। और दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है, जैसे हमारे पास क्या है कि जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की जा रही है कि वो जो सिस्टम है वो कहाँ पे वर्क करेगा, कौन सी फिजिकल मशीन पे वो जो है वो जो सॉफ्टवेयर जो है वो आप जो आपका सॉफ्टवेयर वो रन करेगा, कहाँ आपको सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है और किस इन्वायरमेंट में उसको चलना है, वहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स कौन से हैं जिनसे उसको इंटरेक्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ही हमारे पास जो है वो आर्किटेक्ट कुछ डिसीजंस ले रहा होता है। अब अगर हम जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के एक अहम अहम अगर हम उनके कुछ एडवांटेजेस देखें, तो कुछ एडवांटेजेस हमने प्रीवियसली जो फर्स्ट लेक्चर है आर्किटेक्चर का उसमें भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे अगर हम एक हाई लेवल में व्यू से अगर हम देखें कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के और मज़ीद जो है वो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट से देखते हुए हम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उसको हम एक हायर प्रोडक्टिविटी जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जो है वो दिया जा रहा है जिसके थ्रू वो अपने टीम में आपस में जो है वो तमाम जो भी काम है उसको ईज़िली कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। उसी तरीके से वो उनको जो है वो जितने भी इंडिविजुअल फ़ीचर्स हैं वो तमाम जो फ़ीचर्स हैं वो हर एक फ़ीचर को जो है वो ईज़िली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो उनके एक पूरी जो है वो गाइड जो है उनके पास मौजूद है और उसके साथ उनको तमाम जो भी आने वाले इश्यूज़ हैं उनको मालूम है कि उनको किस तरीके से जो है वो टैकल करना है, या उनके ऊपर पहले से जो है वो काम किया जा चुका है, जो रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक टीम सॉफ्टवेयर टीम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। इसके अलावा हमारे पास अगर हमने देखा तो एवोल्यूशन के हवाले से भी यहाँ पे जो है वो एक बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का जैसे हमने जिक्र किया, सॉलिड प्रिंसिपल्स का जिक्र किया, तो उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से हमारे पास जो चेंज है उसको चेंज करना जो है इस सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जितनी भी चेंजेस हम करते हैं तो उसके अंदर हमें जो है वो हम ईज़िली जो है हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक से हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो गोल है कि हमने देखा कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो मेंटेनेबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, अडॉप्टेबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। तो वो चीज़ें हमारे पास उनकी हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और दूसरा ये कि हमारे पास जो डिफेक्ट्स हैं उनको ढूंढना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। बग ट्रैकिंग हमारे पास जो है वो उससे थ्रू जो है वो आर्किटेक्चर के थ्रू जो है वो आसान हो जाती है कि जब हम डिफरेंट व्यूज़ से एक सिस्टम को देख रहे हैं, हम जो है वो यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू भी देख रहे हैं, या फिर सिंपली हम जब आर्किटेक्चर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यूएमएल डायग्राम्स तक ही नए, हम डिफरेंट व्यूज़ हमारे पास हम देख सकते हैं। हम उसके अंदर जो है वो लेट्स सपोज हम डाटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू जो है एक सिस्टम का व्यू हम देख रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं, फीचर व्यू हो सकता है एंड सो ऑन। तो वहाँ पर हमारे पास हम एक बिग पिक्चर जब हमारे पास सामने आ जाती है
तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जो सॉफ्टवेयर के एवोल्यूशन के लिए भी हमें पता होता है कि हमारे पास किस हद तक हमें कैसे जैसे जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करना है। मज़ीद जो है हमारे पास जो है वो एक हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी का जो फैक्टर है, ठीक है, जैसे हमने प्रोडक्टिविटी और एवोल्यूशन की बात की, तो जो क्वालिटी है वो हमें पता है कि किस क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो बननी है, और उसके हिसाब से हमें जो है वो एक यूज़र की जो नीड है या जो क्लाइंट जो है वो जो पे कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें पता है कि क्वालिटी क्या है, और हम तमाम ट्रेड ऑफ जो है वो करने के बाद हम एक पेज पे वन पेज पे आके फिर हम आगे काम की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने देखा जी कि हमारे पास जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो वहाँ पे उन तमाम लोगों के इंटरेस्ट को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होना है, तो उस चीज़ की एक बेहतरीन जो है वो हमें जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो उसके अंदर हमें मदद जो है वो फराहम कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जिस तरह से हमने जो स्टेक होल्डर्स हैं हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हमें वो हेल्प करेंगे कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को क्रिएट जो है वो उसको क्रिएट करना है, उसके अंदर किस तरीके से जो है वो डिफरेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ उनकी क्या होंगी, उसके अलावा कौन से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एवोल्यूशन होगी, और किस तरीके से तमाम जो जिन मॉड्यूल्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो वो मॉड्यूल्स जो हैं किस तरीके से इंटीग्रेट होंगे। तो यहाँ पे जितनी भी जो भी चीज़ें हैं जो भी यूज़र की नीड्स हैं वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होनी है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए आसानी है। देन प्रोजेक्ट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से हेल्प कर रहा होगा कि जितने भी रिस्क हैं, जो पॉसिबल रिस्क हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, चाहे वो बिजनेस रिस्क हो, चाहे वो टेक्निकल रिस्क हो, तो वो बहुत हद तक आर्किटेक्चर की हद की वजह से जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अक्सर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जो भी जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको बहुत सारी चीज़ों पे एग्री कर लेता है कि हाँ ठीक है, ये स्कोप हम आपको इतने टाइम में इतनी कॉस्ट में अगर हम दे देंगे, तो अब जो आर्किटेक्चर है, जो आर्किटेक्चर या जो आर्किटेक्ट जो होगा वो जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को इस हवाले से गाइड कर सकता है कि भाई अगर आपने ये स्कोप इतने टाइम और इतने कॉस्ट में करना है, तो वहाँ पे जो चेंज जो जिस तरीके से हम डिज़ाइन डिसीजंस लेंगे तो उसके ऊपर जो चेंज का इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, ताकि वो आगे उसके हिसाब से ही मज़ीद जो है वो क्लाइंट से डिस्कशन की जा सके कि भाई वो जिस चीज़ के लिए पे कर रहा है तो उसको उस पे करने पे जो है वो क्या चीज़ मिलेगी, जितना टाइम वो दे रहा है उस टाइम पे उसको क्या चीज़ मिलेगी, ताकि क्लाइंट जो है उसी हिसाब से जो है वो अपनी फंडिंग को जो है वो बढ़ा सके, या जो क्लाइंट वो जो पे कर रहा है तो उसको पता होगा कि जो क्लाइंट जिस चीज़ के लिए पे कर रहा है तो उसको किस मयार की चीज़ जो है वो मिलने वाली है। तो हमने देखा था कि इट इज़ अ बेसिस फॉर स्टेक होल्डर फॉर कम्युनिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं इट्स अ व्हीकल फॉर स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। तो ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि हमारे पास किस तरीके से हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है आर्किटेक्चर, कि हमारे पास हम जो है वो एक वन पेज पे आने के लिए हमारे पास आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने देखा जो क्लाइंट है उसकी नीड्स क्या है, उसकी नीड को जो है समझते हुए और उसको समझाते हुए कि भाई देखें आपकी जो ये नीड है उसके तहत जो है वो ये आपको इस मयार की और जो है वो इन कंस्ट्रेंट्स के साथ आपको इस मयार की और ये तमाम एक्सटर्नल बिहेवियर आपको मिलेगा, और उसके अलावा चेंज का ये इम्पैक्ट होगा, चेंज का किस हद तक जो है वो उसके अंदर जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकेगा। तो वे तमाम चीज़ें हमारे पास हम ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसको हम अक्सर निगलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे एंड यूज़र्स हैं, तो उनके लिए जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर कितना स्केलेबल है या सॉफ्टवेयर कितना मेंटेनेबल है। उनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से काम कर रहा हो, वर्क जो है कर रहा हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक्सेसिबिलिटी को देखना चाह रहे हो कि भाई जो चीज़ है वो हम उसको एक्सेस कर सकें, वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल हो, हम उसको यूज़ करने के काबिल हों। बेशक उसके अंदर आपने बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को इंप्लीमेंट किया हुआ है, मगर अगर वो एंड यूज़र के मुताबिक नहीं है, वो एंड यूज़र उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, उसके लिए यूजेबल ही नहीं है, उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता सही तरीके से, तो वो उस एंड यूज़र के लिए जो है वो शायद इतने फ़ायदे की ना हो। तो वहाँ पे जो उसकी अवेलेबिलिटी है एंड यूज़र के हवाले से उसका कंसर्न यहाँ पे हमें दिख सकता है। या फिर हमारे पास एक्सेसिबिलिटी की हमने बात की, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं उसकी, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है, सिस्टम की विजिबिलिटी है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी अवेलेबिलिटी है, तो ये तमाम चीज़ें एक एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी तमाम चीज़ों को देखते हुए हम डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स का सहारा लेते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रूचेंस 4+1 व्यू देखेंगे, जिसके अंदर इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर ही हम डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स जो हमने प्रीवियसली देखी थी तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के लिए कौन सी यूएमएल डायग्राम्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल हैं।
फिर मज़ीद हमने जैसे कि हमने देखा कि आर्किटेक्चर में हमारे पास हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स की अगर हम जो है वो थोड़ा सा कंपोनेंट्स को भी हम डिस्कस करें, तो कंपोनेंट्स हमारे पास दरअसल क्या है, कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, कंपोनेंट्स हमारे पास हम अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो कंपोनेंट्स आर द यूनिट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट, कि हमारे पास कंपोनेंट्स हमारे पास वो जो है वो हम कह सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट है, या फिर हमारे पास वो चीज़ें हैं जो वो कंप्यूटेशनल या वो डाटा एलिमेंट है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम आर्किटेक्चर में डिफरेंट एलिमेंट्स को हम देख रहे होते हैं कि कौन से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनकी फंक्शनलिटीज़ को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटेशनल या जो डाटा एलिमेंट है और उसका जो एक डिफरेंट उसके साथ क्या इंटरफेस है कि जिसके अंदर वो जो बाकी सिस्टम है उससे ईजिली इंटरेक्ट कर सके। तो मज़ीद हम जो कंपोनेंट डायग्राम्स देखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एक कंपोनेंट जो है उस कंपोनेंट के अंदर जो है वो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो होती है, मज़ीद उसके साथ जो है वो हमारे पास उसका कोई ना कोई इंटरफेस होता है जिससे वो सिस्टम की बकिया कंपोनेंट से और दूसरी चीज़ों से जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, जिसको हम जो है वो इस इंटरफेस को हम पोर्ट्स भी कह रहे होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड और प्रोवाइड, हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरफेस है, प्रोवाइडेड इंटरफेस है। तो रिक्वायर्ड इंटरफेस और प्रोवाइडेड इंटरफेस क्या है कि ये जो है वो अपना एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होगा किसी कंपोनेंट को, हो सकता है कि ये जो है वो और दूसरे एंड पे जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो इंटरफेस दे रहा हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो कंपोनेंट्स वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो हमारे पास जैसे हमने देखा कि एक ओवरऑल आर्किटेक्चर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनका आपस में कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने पहले ये देखना है कि कंपोनेंट्स हैं क्या। तो जैसे कि हमने देखा कि कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हो गए, कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो हमने देखा कि डिफरेंट जैसे कि कोई भी हमारे पास यूनिट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट है, जैसे कि हम जावा में बात करें तो जो जार फाइल्स हैं, या फिर हम डॉटनेट की बात करें तो जो DLL फाइल्स हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो इस तरीके से ये सारे ही हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स की जो है वो एग्जांपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे मजीद लिखा हुआ है कि दे आर द स्मॉलेस्ट एंटिटीज़ दैट कैन बी डिप्लॉयड एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारे पास वो स्मॉलेस्ट एंटिटी हैं जो कि इजीली डिप्लॉय किए जा सकते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम पे। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर सिस्टम या जो हमारे पास एक हमने जिस तरह से हमने आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, तो इसका जो मेन गोल है वो ये भी है कि हमारे पास जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल हों या फिर इंडिपेंडेंट जो है वो डेवलपेबल हों। कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लेट सपोज हम जो है बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है बिजनेस रूल्स हैं, यूज़र इंटरफेस है और डेटाबेस है। तो ये जो बिजनेस इंटरफेस और बिजनेस रूल्स हैं, यूज़र इंटरफेस है और डेटाबेस है, तो ये आपस में इंटरेक्ट तो कर रहे हो, मगर ऐसा ना हो कि हमारे पास एक जगह का चेंज जो है वो दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता हो। तो हमारे पास जो UI है उसका कंसर्न हो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी कोई चेंज करता हूँ तो उससे मेरे बिजनेस रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए, उससे मेरे डेटाबेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उस तरीके से अगर मैं डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करता हूं तो उससे मेरे जो है रिप्रेजेंटेशन लॉजिक पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दे मस्ट बी इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल और दे मस्ट बी इंडिपेंडेंटली डेवलपेबल। तो ये हमारे पास जो है वो हमने जो है वो गोल जो है डिस्कस किया हुआ है। दूसरा मजीद हमने जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी कि एक सॉफ्टवेयर जो भी कंपोनेंट है वो एक इस तरह की आर्किटेक्चरल एंटिटी है जिसके अंदर हमने देखा कि वो एक पूरे सिस्टम के जो पूरे सिस्टम का जो एक सबसेट है उसकी एक खास फंक्शनैलिटी को अपने अंदर जो है इनकैप्सुलेट किया हुआ होता है। ठीक है, जिसके अंदर वो एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है वो दे रहा होता है एक एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इंटरफेस के तहत कि वो दूसरे कंपोनेंट से वो जो है वो ईजिली बात कर सके। और उसकी जो है कुछ डिपेंडेंसीज भी होती हैं कि उस डिपेंडेंसीज को भी हम जो है वो जो भी उसकी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखें तो उसकी कुछ डिपेंडेंसीज भी होती हैं। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ आसान अल्फाज में समझाने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे पास जैसे एक कंपोनेंट है, तो हमने डिस्कस किया कि कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से जो उसका जो रिलेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए और आपस में डिपेंडेंसी कैसे होनी चाहिए। तो इसकी एग्जाम्पल आपको जिस तरीके से रखेंगे, लेट सपोज हमारे पास आपके पास एक घर है, उसमें आपके कुछ रूम्स हैं और कुछ रूम्स में जो है वो आपके पास कुछ रूम्स बिल्कुल आइसोलेटेड हैं और उनका आपस में कोई इंटरफेस या कोई बातचीत उसमें नहीं हो सकती। और कुछ हैं जिसके अंदर जो बाउंड्रीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि जिसके अंदर जो है वो आपस में कुछ हद तक जो है वो आपका जो है वो जो दो रूम्स हैं वो आपस में जो है उसके अंदर जो है वो एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी जो है वो दी गई है और वहाँ पे जो है वो चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास
जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर आपके पास कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो उसको जो एक्सेसिबिलिटी है, उसकी जो विजिबिलिटी है, वो जो है वो डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपका एक इंटरफेस के तहत होनी चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि गेटर मेथड्स हैं, सेटर मेथड्स हैं, या कोई भी हम पब्लिक मेथड के थ्रू जो है वो उसका एक इंटरफेस हम कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज़ जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा था, लेट सपोज अगर आपको घर दिया जाए, उसमें डिफरेंट हमने रूम्स की एग्जांपल ली, तो यहाँ पे अगर आपके पास डिफरेंट एनिमल्स आपको दे दिए जाए और कहा जाए कि आप इन डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट रूम्स के अंदर जो है वो लॉक करके रखें, तो अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन से जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उनको ज़ाहिर है हम आइसोलेशन में रखेंगे, और किन को हमें पता है कि उनका थोड़ा बहुत आपस में अगर ताल्लुक है तो वो उस ताल्लुक से उनके दरमियान जो है वो कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो इसी तरीके से हमें तमाम डिपेंडेंसीज़ को ख्याल में रखना होता है। हमारे पास वो कंपोनेंट्स हमारे पास, या वो हम कह सकते हैं कि वो तमाम जो मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज उसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस होती हैं, तो वहाँ पे उस फ्रीक्वेंटली चेंजेस वाली चीज़ों पे को हम टॉप पे कभी भी ना रखें, ठीक है, क्योंकि उनको अगर हम टॉप पे रख देंगे तो तमाम उसकी जो भी उसकी जो चाइल्ड होंगी, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें बॉटम पे होंगी, तो वो अगर डिपेंड कर रही हैं टॉप की चीज़ों पे, तो यहाँ पे जो है इसका मसला यहाँ पे ये आ जाएगा कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो हमारे पास इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल और जो इंडिपेंडेंटली डेवलपेबल और जितनी भी हमारे पास गोल्स हैं वो मीट नहीं कर सकेंगे। तो जितने भी हमारे पास जहाँ पे फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाली चीज़ों को हम जो है वो बॉटम पे रखें तो वो ज़्यादा बेटर है, और उसको हम जो है वो कभी टॉप पे ना रखें। तो इस तरह से हमने डिफरेंट जो है वो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो है वो बात की। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन पहले भी की हुई है। तो अब इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो किसी ना किसी थ्रू जो है वो जो कनेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे हमने कहा कि कुछ बॉक्सेस एंड एरोस की हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कुछ कनेक्टर्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये कनेक्टर्स हमारे पास क्या है? ये कनेक्टर्स हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं अमंग दी कंपोनेंट्स, और फिर उनके दरमियान, जैसे कि अगर मैं इसको भी आम फहम ज़बान में एग्जांपल दूँ, जैसे मेरा लैपटॉप है और मुझे प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना है, तो ये उसके लिए मैं कोई ना कोई मीडियम जो हूँ इख्तियार करूँगा, कोई ना कोई प्रोटोकॉल मैं लूँगा, ठीक है। तो लेट सपोज़ मैं HDMI इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं VGA इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब लेट सपोज़ वो जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके बावजूद भी जो है वो अगर हम देखें तो मज़ीद मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे एक हुक की ज़रूरत है जो कि कनेक्टर्स के साथ जो है वो मिल सके। लेट सपोज़ मुझे जो है वो डिवाइस क्या कह सकते हैं, मुझे डिवाइस ड्राइवर्स की जो है मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मुझे प्रिंटर से अगर कनेक्ट होना है तो पहले उस प्रिंटर का ड्राइवर मेरे पास मौजूद होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टर्स के थ्रू बेशक जो है वो कनेक्ट होते हैं, मगर उसके अलावा कन्फिग्रेशन भी ज़रूरी है कि कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या है। कन्फिग्रेशन हमारे पास जो है वो इस तरीके से हमें हेल्पफुल होते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उन कनेक्टर्स से जो है वो हुकअप हो सकें, उससे जो है वो उनसे ईज़िली जो है वो इंटरेक्ट कर सकें, ताकि एक पूरी कम्युनिकेशन जो है वो बन सके। तो यहाँ पे एक ओवरऑल जो हमने देखा कि सिस्टम जो है किस तरीके से वजूद में आता है। उसके अलावा मज़ीद हम देखें कि एक जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स की जो सिलेक्शन है, तो कंपोनेंट की सिलेक्शन किन बेसिस पे की जाए। तो कंपोनेंट की जो सिलेक्शन है वो उसके लिए जो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी, जैसे हमने देखा कि जो नीड है, अगर नीड हमें आइडेंटिफाई हो जाती है तो उस नीड को देखते हुए हमें कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है कि कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैसे होंगे। उसके अलावा एग्जिस्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स, हमारे पास कौन से एग्जिस्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम जो है कि जिनकी मदद से हमारा जो है वो काम आसान हो सकता है, और उनको अगर हम जो है वो अपने साथ रखते हैं तो फिर उसके साथ जो है ओवरऑल सॉफ्टवेयर की जो डिपेंडेंसीज़ हैं या फिर ओवरऑल सॉफ्टवेयर के साथ वो कंपैटिबल होते हैं या नहीं होते हैं, वो तमाम चीज़ें देखना। तो जैसा कि हमने जो है वो एक प्रोसेस मॉडल में भी हमने जो है वो इसी तरीके से रीयूजेबल कंपोनेंट्स के ऊपर हमने जो है वो बात की हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो हम कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं हर कंपोनेंट को के हिसाब से, और वहाँ पे उस प्रोसेस मॉडल में इसके हवाले से ही जो है कुछ हद तक बात की गई है। मज़ीद हमारे पास जो है फिजिकल मशीन आर्किटेक्चर, हमें ये भी देखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ जाके डिप्लॉय होना है, वहाँ पे जो है वो जो मशीन है वो कितनी पावरफुल है, वो कितने कोर की है, तो वो तमाम चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना है। एक्सपर्टीज़ ऑफ स्टाफ, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट टीम जो है उनका भी कंसर्न हमें रखना है कि उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे ही कुछ हद तक रिलेटेड जो है हमारे पास मज़ीद एक और चीज़ आ जाती है, कॉन्वेज लॉ। कॉन्वेज लॉ हमारे पास क्या है, जैसे कि शायद मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मज़ीद जो हम प्रोडक्ट
क्लाइंट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कॉन्वेज लॉ का जिक्र आएगा। तो कॉन्वेज लॉ हमारे पास क्या स्टेट करता है? कॉन्वेज लॉ स्टेट दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग इट, कि एक सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो हैविली डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर। जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन जो उसके ऊपर काम कर रही है, जो उसको बना रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देन हमारे पास जो प्रोजेक्टेड एवोल्यूशन ट्रेजेक्टरीज है, हमें ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट को किस हद तक जो है वैल्यूएट होना है, उसमें चेंजेस कितना फ्रीक्वेंटली आनी है, उसके हिसाब से हम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करें। तो अगर हमारे पास जो है चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आनी है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर हमें जो सॉफ्टवेयर है वो इतना स्केलेबल बनाना होगा, इतना मेंटेनेबल, यूजेबल बनाना होगा कि जिसके अंदर हो सकता है कि हमारी जो टाइम है वो हमें ज़्यादा लग जाए, या हो सकता है कि जिसके अंदर हमें जो है वो कॉस्ट जो है वो जो क्लाइंट है उसको ज़्यादा जो है वो बेयर करनी पड़ जाए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से, एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो उस डायरेक्शन के तहत ही हम जो है वो कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करें। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, बुनियादी फैक्टर्स हैं कि इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हम डिसाइड करें कि हमें किस तरीके से एक आर्किटेक्चर जो है वो वजूद में लेकर आना है। फिर जैसे हमने बात की कनेक्टर्स की, तो कनेक्टर्स को हम जो है अगर हम देखें तो फॉर्मली कनेक्टर हमारे पास क्या है? ए सॉफ्टवेयर कनेक्टर इज एन आर्किटेक्चरल एलिमेंट टास्क विद अफेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग इंटरेक्शंस अमंग कंपोनेंट्स। तो हमने भी ये जिक्र किया था कि हमारे पास जो कनेक्टर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं? कनेक्टर्स हमारे पास जो है वो एक मीडियम बना रहे हैं, या एक मीडियम हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में बातचीत कर सके। तो यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रोसीजरल कॉल एंड रिटर्न, कि हमारे पास इसके अंदर एक कॉलर होगा, एक कॉली होगा। जैसे मेरा लैपटॉप है और मुझे प्रोजेक्टर से अगर इंटरेक्ट करना है आम फहम ज़बान में अगर हम इसको समझें, तो हमारे पास एक तरफ से जो है वो कॉल जाएगी, तो और दूसरी तरफ से हमारे पास जो है वो हमारे पास एक टाइम पे हमारे पास जो है वो कॉल जा रही होगी, और कॉल एंड रिटर्न का जो हमारे पास हम प्रोसीजर कॉल एंड रिटर्न जो है वो हो रहे होंगे। तो पेयर ऑफ मैसेजेस हमारे पास इसमें होंगे कि लेट सपोज हमारे पास जो है वो टाइप पैरामीटर्स के थ्रू हम जो है वो लेट सपोज हम कोई चीज़ रिक्वायर कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू आ रही है उसके तहत हम जो है वो जो है तमाम चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो कनेक्टर्स जो है वो हमें हेल्पफुल जो है वो साबित हो सकते हैं। अब इसके दरमियान हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स हैं, जो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है, उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो है वो कनेक्टर्स हमें हेल्पफुल होंगे। अभी जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास एसिमेट्रिक, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है कि हमारे पास जो है वो जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन है वो हम कितना जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो दो कंपोनेंट्स के दरमियान हम करवा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो है वो किस तरीके से कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, तो इससे रिलेटेड कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह की हमें जो है वो जो भी रिलेशनशिप हमें चाहिए उसके हिसाब से जो है वो मज़ीद जो है वो डिज़ाइन डिसीजंस जो है वो हम ले रहे होते हैं। तो जो प्रूवन टेक्निक्स हैं, तो उन प्रूवन टेक्निक्स की मदद से हम जो है वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट्स जो है वो आपस में जो है वो कनेक्ट हो रहे होंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक हुक का काम कर रहा होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स को किस तरीके से जो है वो एक हुक प्रोवाइड कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमें एक ख़ास स्पेसिफिक एसोसिएशन हमें प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स इन फॉर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इसकी एग्जांपल हमने जैसे दी कि हमारे पास अगर मुझे किसी भी मीडियम के तहत अगर किसी भी कंपोनेंट से कनेक्ट करना है, लेट्स सपोज अपने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे जो है वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे कुछ डिवाइस ड्राइवर्स की जो है मुझे ज़रूरत होगी। इस तरीके से हमारे पास रिलेटेड कुछ हमारे पास आर्किटेक्चर की मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे कि हमारे पास जो भी आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं, तो हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर से हम जो है वो शुरू करते हैं कि हमारे पास एक जिसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारे पास हमारा जो एक प्लानिंग का जो प्रोसेस, एक शुरू का जो प्रोसेस होता है, फिर उसके साथ हम जो है वो कुछ चीज़ों को प्लान करते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास ये कोई रिजिड आर्टिफैक्ट नहीं है, हाँ सिनेरियो के ऊपर बेस करता है कि हमारे पास अगर हम बिल्कुल वाटरफॉल अप्रोच इस्तेमाल करनी है हमें, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ हद तक हम चीज़ों को अगर हमारे पास एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें काम करना है तो वहाँ पे हम इसको जो है वो जिस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो जहाँ भी जो भी हमने खैर आर्किटेक्चर प्लान किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिजिड आर्टिफैक्ट हो। वो हमारे पास हो सकता है कि जो नॉर्मली हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से आता है और हमें उस चेंज को जो है वो रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इसी हवाले से हमारे पास हमने
देखा कि हम कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर को लेते हुए फिर हम आगे चलते हैं और फिर साथ ही साथ जो है हम मज़ीद जो है वो तमाम जो है वो अपना जो है वो काम शुरू कर देते हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट सो ऑन। तो वहाँ पे हमारे पास हमें एक चीज़ नज़र में ये आती है कि हमारे पास दो किस्म की एक टर्म्स हमें सुनने को मिलती हैं। एक होती है एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर और एक होता है एज बिल्ट आर्किटेक्चर। एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर ये होता है कि हमारे पास जो चीज़ हमने सोची थी, जो हमारा कॉन्सेप्ट था एक आर्किटेक्चर के हवाले से कि ये तमाम चीज़ें प्लान है और यही तमाम चीज़ें होनी चाहिए। एज बिल्ट आर्किटेक्चर ये है कि हमारे पास जो चीज़ बनी, अब हो सकता है कि जैसे जैसे वक्तन फ़वक्तन जो है वो बीच में से रिक्वायरमेंट चेंज हुई या फिर जो डेवलपमेंट टीम है उसने उसका कोई कंसर्न आ गया कि उसने कहा कि भाई क्लाइंट को कोई चीज़ बहुत जल्दी चाहिए अब, तो वहाँ पे उसको जल्दी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए, उसको आसानी देने के लिए जो है हो सकता है कुछ ऐसी APIs का इस्तेमाल किया गया या कुछ ऐसे जो है रीयूजेबल कंपोनेंट्स का जो है इस्तेमाल किया गया जिससे जो है वो आर्किटेक्चर की जो एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर है उसको वो फॉलो नहीं किया जा सका। तो वहाँ पे हो सकता है कि उससे जो फ्यूचर की जो कुछ चीज़ें हैं, फ्यूचर के लिए जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं वो शायद कुछ हद तक अफेक्ट हो रहे हों। तो वहाँ पर हमारे पास कोई भी हमने इस तरह की चेंजेस कर दी जो कि एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर के तहत नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो एज बिल्ट आर्किटेक्चर है वो एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर के बराबर ना हो, उस जैसा ना हो, जो कि हमारे पास एजाइल अप्रोच में बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे हम जो है वो कोड रिफैक्टरिंग जो है वो कर रहे होते हैं बार बार साथ साथ, और उसके अलावा फ्यूचर चेंजेस को जो है वो जो हम एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं उनको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो मज़ीद जो है वो अपने डिज़ाइन को जो है वो बेहतर बना रहे होते हैं। हम साथ ही साथ जो है वो आर्किटेक्चर एक वॉकिंग स्केलेटन के तहत हम जो है वो आर्किटेक्चर को मज़ीद इम्प्रूव भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद दो टर्म्स बोली जाती हैं, एक है आर्किटेक्चरल ड्रिफ्ट और एक है आर्किटेक्चरल इरोजन। कि आर्किटेक्चरल ड्रिफ्ट हमारे पास ये है कि चलो अगर हमारे पास एक विद इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस के हमारे पास जो है वो आपने एक आर्किटेक्चर जो है वो प्रपोज़ किया, उस आर्किटेक्चर के तहत जो है वो हमारे पास कुछ क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को और तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे पास हो सकता है कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करी वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आर्किटेक्चर के तहत नहीं थी, मगर वहाँ पे जो चीज़ हुई वो सक्सेसफुली जो है वो डिप्लॉय हो गई, सक्सेसफुली तमाम काम हो गया और सही चीज़ हमने जो है वो एक चीज़ डिलीवर हो गई। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है आर्किटेक्चरल ड्रिफ्ट का कि हमारे पास जो भी हमारी उस टाइम का जो चीज़ हमें अचीव करनी थी वो अचीव हमने कर ली। मज़ीद हमारे पास एक और टर्म आती है आर्किटेक्चरल इरोजन। तो आर्किटेक्चरल इरोजन हमारे पास क्या है कि लेट सपोज हमारे पास जो भी आपने जो है वो एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर और एज बिल्ट आर्किटेक्चर के अंदर जो भी डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से अब आपके पास जो है जो मेंटेनेंस के वक्त हो सकता है कि आपके पास कोई या जो भी हमारे पास एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर के तहत हमने कोई चीज़ काम उसको करके दिया, मगर कोई इस तरह की मेंटेनेंस आ गई या कोई ऐसा चेंज आ गया कि जिसकी वजह से हमारे पास जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम के गोल्स हैं वो तमाम जो फ्यूचर गोल्स हैं वो बिल्कुल जो है वो एक अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास हम देखेंगे कि यहाँ पे हम आर्किटेक्चरल इरोजन की बात कर रहे होते हैं। तो आर्किटेक्चर इरोजन जैसे हमने इसके ऊपर हम बात करें तो हमारे पास आर्किटेक्चर इरोजन कुछ इस तरह के जो है हम चेंज जो है वो जो एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर है उसके हवाले से हम इस तरह का चेंज हम उसमें कर रहे हों कि जिसके अंदर हमारे पास तमाम डिज़ाइन डिसीजंस की जो है वो वायलेशन हो रही हो और उसके अंदर हम जो है वो सॉफ्टवेयर को जो है वो बहुत ज़्यादा हम रिजिड और ब्रिटल हम जो है वो बना रहे हों। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आर्किटेक्चरल इरोजन जो है वो हम कह रहे होंगे कि वहाँ पे आर्किटेक्चरल इरोजन जो है वो हो रही है। तो आर्किटेक्चरल ड्रिफ्ट और आर्किटेक्चरल इरोजन हमने जो दोनों बातें की, तो उन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो हम एज इंटेंडेड आर्किटेक्चर से हट के हम एज बिल्ट आर्किटेक्चर जो हमारा जो है वो दोनों के अंदर जो है वो जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा होता है। मगर आर्किटेक्चरल ड्रिफ्ट के अंदर हमारे पास जो डिज़ाइन डिसीजंस हैं उनके हिसाब से हमारे पास कुछ हद तक वो डिज़ाइन डिसीजंस अफेक्ट होते हैं, मगर वहाँ पे हम जो है वो सीरियस वायलेशंस की तरफ नहीं जा रहे होते और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए हम थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो कर रहे होते हैं। जबकि जो आर्किटेक्चरल इरोजन है वो ये है कि जहाँ पे हमारे पास शदीद मजबूरी हो कि हमारे पास लेट सपोज मेंटेनेंस के वक्त जो है वो कोई एक इस तरह का काम आ गया कि जो है वो फौरी तौर पे जो है वो काम करके देना है, वहाँ पे हम जो है वो डिज़ाइन प्रिंसिपल और तमाम चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हमें उन तमाम चीज़ों में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए और थोड़ा सा उतना टाइम जो है वो हमारे पास अवेलेबल ना हो, या फिर जो भी हमारे पास सिचुएशन है उसके हिसाब से हम फौरी तौर पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सीरियस वायलेशंस अगर डिज़ाइन डिसीजंस की करते हैं तो वो हमारे पास आर्किटेक्चर इरोजन है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और ये ज़्यादातर हमारे पास जो है वो मेंटेनेंस के फेज़ में आर्किटेक्चर इरोजन देखने को मिलती है, और जबकि आर्किटेक्चर ड्रिफ्ट जो है वो हमारे पास ज़्यादातर
इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में देखने को मिलती है, जहाँ पे डेवलपर्स हो सकता है कि अपनी आसानी के लिए या फिर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को देखते हुए कुछ चेंजेस जो है वो करते हैं, जिसके अंदर कुछ हद तक वो जो है ऐसे इंटेंडेड आर्किटेक्चर से हट के काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है वो थोड़ा सा एक हाई लेवल व्यू में हमने जो है वो तकरीबन आर्किटेक्चर को डिस्कस किया। मज़ीद जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आर्किटेक्चर इज़ जस्ट नॉट अबाउट डायग्राम्स, इट्स अबाउट डिज़ाइन डिसीजंस। तो हमारे पास इन डिज़ाइन डिसीजंस से रिलेटेड या फिर वो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उन डायग्राम्स की मदद से जो है वो कुछ डिसीजंस ले रहे होंगे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चरल व्यूज़ का। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।